हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट आर्टिफैक्ट्स। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है और वेरियस टाइप्स के आर्टिफैक्ट्स होते हैं। उनमें से हम फर्स्ट देख रहे हैं मैनेजमेंट सेट आर्टिफैक्ट्स। द मैनेजमेंट आर्टिफैक्ट सेट कंसिस्टिंग ऑफ द आर्टिफैक्ट्स रिलेटेड विथ प्रोसेस प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। तो मैनेजमेंट आर्टिफैक्ट सेट में किस टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाएगा, तो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा और उसके एग्जीक्यूशन से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन होगी वो स्टोर की जाएगी। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल प्रोसेस के 4 फेजेस हैं: इंसेप्शन, एलॉबरेशन, कंस्ट्रक्शन और ट्रांजिशन। इन 4 फेजेस पे ही वर्क करता है, जिसमें ओवरऑल इंफॉर्मेशन रहती है कि कैसे हमने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को प्लान किया और कैसे उसको हमने एग्जीक्यूट करके यूज़र को प्रोवाइड किया। जो प्रोसेस लाइफ साइकिल होती है उनके 4 फेसेस पे कॉन्स्टेंटली वर्क करता है मैनेजमेंट सेट, यानी सभी फेसेस में इस डॉक्यूमेंट को यूज़ किया जाता है और जो भी इंफॉर्मेशन नेसेसरी होती है मैनेजमेंट को प्रोवाइड करने के लिए उसको इसमें राइट किया जाता है। The artifact set use ad hoc notation such as text, graphics required to represent the agreements among project personnel and stakeholders। तो स्टैक होल्डर और प्रोजेक्ट पर्सनल्स जो हैं उनके बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट साइन होता है। तो उन एग्रीमेंट्स को कि क्या क्या पॉइंट्स पे उनके बिटवीन एग्रीमेंट हुआ है उनको कुछ नोटेशन से, वेरियस नोटेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे टेक्स्ट और ग्राफिक्स से। प्रोजेक्ट पर्सनल कौन से होते हैं, जो डेवलपमेंट कंपनी जो है उसमें जो पर्सनस हैं जो उस प्रोजेक्ट पे वर्क करने वाले हैं, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आर्किटेक्ट्स, डेवलपर्स, टेस्टर, मार्केटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये सारे क्या होते हैं, प्रोजेक्ट पर्सनल। और स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, फंडिंग अथॉरिटी, जो हमें फ़ंड प्रोवाइड कर रही है, जो ऑर्गेनाइजेशन हमें अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए दे रही है। तो फंडिंग अथॉरिटी, वहाँ के यूज़र्स जो इस प्रोजेक्ट को यूज़ करने वाले हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर, रेगुलेटरी एजेंसी, जो पर्सन्स प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट पर्सनल और स्टेक होल्डर्स के बिटवीन वर्क करने वाले हैं, ये सभी किसके अंडर आते हैं, स्टेक होल्डर्स के। तो इन दोनों के बिटवीन, प्रोजेक्ट पर्सनल्स और स्टेक होल्डर्स के बिटवीन जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें टेक्स्ट और ग्राफिक्स का यूज़ करना पड़ता है। मैनेजमेंट सेट आर्टिफैक्ट्स आर इवेल्युएटेड, असेस्ड एंड measured थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो मैनेजमेंट सेट आर्टिफैक्ट्स को इवेल्युएट और उसकी असेसमेंट कैसे मेज़र की जाती है, रिलेवेंट स्टेक होल्डर रिव्यू। हमने जो मैनेजमेंट सेट आर्टिफैक्ट बनाया है उसको इवेल्युएट करवाया जाता है, रिव्यू करवाया जाता है रिलेवेंट स्टेक होल्डर से, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिस स्टेक होल्डर्स के लिए हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, रिव्यू करता है कि हमने जो मैनेजमेंट सेट आर्टिफैक्ट्स बनाए हैं वो करेक्ट बनाए कि नहीं बनाए। एनालिसिस ऑफ चेंजेस बिटवीन करंट आर्टिफैक्ट्स विथ प्रीवियस आर्टिफैक्ट्स। और मैनेजमेंट सेट को हम और कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं, वो जो पुराने आर्टिफैक्ट्स थे जिनमें हमने कुछ चेंजेस करके नए आर्टिफैक्ट्स बनाए हैं, उन दोनों को कंपेयर करके, एनालिसिस करके हम ये पता कर सकते हैं कि जो मैनेजमेंट सेट आर्टिफैक्ट्स हैं वो करेक्ट हैं कि नहीं हैं। मेजर माइलस्टोन डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ द बैलेंस अमंग ऑल आर्टिफैक्ट्स, या मेजर जहाँ पर वर्क हो रहा है उनको हम डेमोन्स्ट्रेट करके बता सकते हैं कि जो सारे आर्टिफैक्ट्स हैं वो प्रॉपरली बैलेंस्ड वे में डिज़ाइन हुए हैं। मैनेजमेंट सेट इंक्लूड सेवरल आर्टिफैक्ट्स। अब मैनेजमेंट सेट के अंदर भी डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स यानी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। उसमें से फर्स्ट, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या बताएगा कि कैसे हमने कंप्लीट वर्क को, जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड वर्क है, उसको कैसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इट इज़ ए व्हीकल फॉर बजटिंग एंड कलेक्टिंग कॉस्ट। तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है हेल्प करता है कि कितना बजट है स्टेक होल्डर का जिसमें वो प्रोजेक्ट को बनाना चाहता है और हम कितना कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। द सॉफ्टवेयर मैनेजर मस्ट हैव इंसाइट इनटू प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड हाउ दे आर एक्सपेंडेड। तो जो सॉफ्टवेयर मैनेजर होती है उसे बजट भी पता होता है कि किस बजट में हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करना है और कहाँ कहाँ पर कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, ये भी उसे पता होता है। इफ़ द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर
structured improperly, it can drive the evolving design in the wrong direction. तो अगर हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर गलत स्ट्रक्चर करते हैं, यानी उसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर नहीं करते हैं कि कैसे जो है वर्क जो प्रोजेक्ट है वो डेवलप होना है, उसका प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं करते हैं, तो उससे क्या होगा, जो डिज़ाइन फेस होगा वो भी गलत बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर डिज़ाइन गलत बन गई तो आगे के फेसेस जो हैं यानी कि कोडिंग और टेस्टिंग ये भी क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। तो जो ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली डिज़ाइन होना चाहिए, प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, जिससे बाकी के फेसेस में सही वर्क हो सके। सेकेंड आर्टिफैक्ट्स जो मैनेजमेंट सेट में होता है वो होता है बिजनेस केस। इट प्रोवाइड्स ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू डिटरमाइन वेदर द प्रोजेक्ट इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग इन। तो इस बिज़नेस केस डॉक्यूमेंट में हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ेगी जिससे हम बता सकें कि इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना बेनिफिशियल है। इट डिटेल्स द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, एक्सपेक्टेड कॉस्ट, टेक्निकल एंड मैनेजमेंट प्लान्स। इस बिज़नेस केस डॉक्यूमेंट में आर्टिफैक्ट्स में सारी वो डिटेल्स होंगी जो ये बताएंगी कि कितना रेवेन्यू मिल सकता है इस प्रोजेक्ट से, कितनी एक्सपेक्टेड कॉस्ट लग सकती है इस प्रोजेक्ट पे, और क्या टेक्निकल और मैनेजमेंट प्लान्स हैं जिनके थ्रू एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड रेवेन्यू को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान। इट इज़ द डिफाइनिंग डॉक्यूमेंट फॉर द प्रोजेक्ट्स प्रोसेस। तो कैसे जो है ये हमारा प्रोजेक्ट डेवलप होगा, उसकी क्या प्रोसेस होगी, उसको कंप्लीट डिफाइन किया जाता है इस डॉक्यूमेंट में। इट मस्ट कंप्लाई विथ कॉन्ट्रैक्ट, कंप्लाई विथ द ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स, इवॉल्व अलॉन्ग विथ डिज़ाइन एंड रिक्वायरमेंट्स। और ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान बनेगा वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सॉफ्टवेयर पर्सनल एंड स्टेक होल्डर्स के बिटवीन जो हुआ है उसके अकॉर्डिंग, और जो ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग बनेगा। और ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान है वो डिज़ाइन और रिक्वायरमेंट्स के साथ ऐड और चेंज होता रहता है। नेक्स्ट इज डिप्लॉयमेंट। इट इंक्लूड सेवरल डॉक्यूमेंट सबसेट्स फॉर ट्रांजिशनिंग द प्रोडक्ट इनटू ऑपरेशनल स्टेटस। यानी डिप्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर भी सेवरल डॉक्यूमेंट सबसेट्स होते हैं जो ये बताते हैं कि कैसे जो प्रोडक्ट है वो ऑपरेशनल स्टेटस में आया, कैसे वो इंस्टॉल हुआ यूज़र साइट पर। It could also include computer system operations manuals, software installation manuals, plans and procedures for cutover। तो इस डिप्लॉयमेंट के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन रहती है कि कौन सा कंप्यूटर सिस्टम यूज़ होना है, कौन से ऑपरेशन मैनुअल्स होंगे, कि कैसे इस कंप्यूटर सिस्टम को, इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना है, कैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, वो सारे मैनुअल्स रहेंगे। प्लान्स एंड प्रोसीजर्स फॉर कटओवर। क्या प्लानिंग और प्रोसीजर्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे जिससे रैपिडली जो है प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है वो यूज़र साइट पे इंस्टॉल हो जाए, यूज़र जो है उसे प्रॉपरली यूज़ कर सके। नेक्स्ट इज़ इन्वायरमेंट। ए रोबस्ट और स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट इन्वायरमेंट मस्ट सपोर्ट ऑटोमेशन ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, अगर आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, तो वो सपोर्ट करता है कि जो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो, जिससे बेनिफिट क्या होगा कि जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है वो बेटर मिलेगी आपको। आप उससे कॉस्ट एस्टिमेट कर पाओगे कि कितनी कॉस्ट में हमारा ये प्रोडक्ट डेवलप हो जाएगा, कितने टाइम में डेवलप हो जाएगा, और आप सॉफ्टवेयर को डेवलप कर पाओगे स्मॉलर टीम को यूज़ करके, क्योंकि आप हाफ काम एक तरह से ऑटोमेटिकली करवा रहे हो तो आपको लोग भी कम लगेंगे। तो इट शुड इंक्लूड रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, विजुअल मॉडलिंग, डॉक्यूमेंट ऑटोमेशन, ऑटोमेटेड रिग्रेशन टेस्टिंग। और जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का टूल होना चाहिए, विजुअल मॉडलिंग टूल होना चाहिए, डॉक्यूमेंट ऑटोमेशन का टूल होना चाहिए और ऑटोमेटेड रिग्रेशन टेस्टिंग का टूल होना चाहिए। यानी ये सारे काम जो हैं वो ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट के थ्रू होने चाहिए। नेक्स्ट इज रिलीज स्पेसिफिकेशन। द प्रोजेक्ट्स प्लान, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव इज असेस्ड बिफोर रिलीज। प्रोजेक्ट का प्लान क्या था, स्कोप क्या था और ऑब्जेक्टिव क्या थे, उनकी एनालिसिस, उसका असेसमेंट प्रोडक्ट को स्टेक होल्डर को देने से पहले ही असेस करना पड़ेगा। द
दिस असेसमेंट क्राइटेरियन इज डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट्स विजन स्टेटमेंट एंड मैनी अदर पैरामीटर्स। इस बेसिस पे हम असेस करेंगे कि जो प्रोजेक्ट प्लान, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव हैं वो प्रॉपर्ली डिज़ाइन किए हैं। ये डिपेंड करेगा कि प्रोजेक्ट का विजन क्या था, और बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके बेस असेस कर सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट प्लान, स्कोप और ऑब्जेक्टिव था वो सही से हमने अचीव किया है कि नहीं किया है। These artifacts are evolved according to the process development, thereby achieving consistency and requirement understandability is improved throughout the life cycle। और ये जो आर्टिफैक्ट है रिलीज स्पेसिफिकेशन की, जैसे जैसे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है वो डेवलप होता जाता है, वैसे वैसे इस आर्टिफैक्ट में हम इंफॉर्मेशन को ऐड करते जाते हैं थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, जिससे हम उसकी कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट और उसकी रिक्वायरमेंट जो है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की, उसको अंडरस्टैंड करके इम्प्रूव कर सकें थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। There are two important forms of requirement. First is vision statement, second is evaluation criteria। तो जो requirement होगी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की, उसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देखा जाता है हमें। एक तो विजन स्टेटमेंट और एक होता है उसका इवेल्यूशन क्राइटेरिया। द विजन स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बायर एंड द डेवलपमेंट टीम, दिस इंफॉर्मेशन इवॉल्विंग एंड चेंजिंग अक्रॉस द लाइफ साइकिल फेजेस। तो जो विजन स्टेटमेंट होता है उसमें जो बायर और डेवलपमेंट टीम के बिटवीन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको डिस्क्राइब किया जाता है, और ये इंफॉर्मेशन जो है ये ऐड और चेंज होती रहती है सभी लाइफ साइकिल फेजेस में। जो जिस विजन के लिए ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया था उसकी रिक्वायरमेंट में अगर कोई चेंजेस करने पड़े इसी फेस में जाके, तो उस केस में वो चेंजेस भी हमें करने पड़ेंगे। तो इसीलिए ये जो विजन स्टेटमेंट है वो चेंज हो सकता है ड्यूरिंग लाइफ साइकिल फेजेस। द यूज केस मॉडल इन विजन स्टेटमेंट सर्व्स टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशनल कंसेप्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बाय द यूज़र और बायर। तो यहाँ पर विजन स्टेटमेंट को शो करने के लिए यूज केस मॉडल का यूज़ किया जाता है, जिससे जो ऑपरेशनल कंसेप्ट हैं प्रोजेक्ट के उसे यूज़र और बायर जो है वो ईजीली अंडरस्टैंड कर सके। The evaluation criteria contain the release specification and brief snapshots of objectives for an intermediate life cycle phases. It define management artifacts instead of requirement artifacts. Evaluation criteria में क्या होते हैं? release specifications होती हैं जो brief snapshots होते हैं objectives of the software product जो इंटरमीडिएट लाइफ साइकिल फेसेस में यूज़ किए जाते हैं। उस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही बाकी फेसेस को वर्क करना है। जो गिवन रिलीज स्पेसिफिकेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग ही सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप हो सके। इट डिफाइन मैनेजमेंट आर्टिफैक्ट्स इंस्टेड ऑफ रिक्वायरमेंट आर्टिफैक्ट्स। तो इसके अंदर जो होता है मैनेजमेंट के आर्टिफैक्ट्स को डिफाइन किया जाता है, ना कि रिक्वायरमेंट के आर्टिफैक्ट्स को। नेक्स्ट आर्टिफैक्ट इज रिलीज डिस्क्रिप्शन। Release description documents describe the result of each release including performance against evaluation criteria and corresponding release specification। तो हमें पता है कि जो प्रोजेक्ट डेवलप हुआ है या तो वो मल्टीपल इंक्रीमेंट्स में डेवलप करके उसके अलग अलग इंक्रीमेंट जो हैं वो रिलीज़ किए जाते हैं स्टैक होल्डर को, या फिर एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट जो है रिलीज़ किया जाता है। तो रिलीज डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट क्या डिस्क्राइब करेगा कि हर एक रिलीज़ को स्टैक होल्डर को देने के बाद क्या रिजल्ट्स आए, यानी जब हमने स्टैक होल्डर को वो हर रिलीज़ प्रोवाइड कर दिया सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का, तो उन्होंने क्या फीडबैक दिया। इस डॉक्यूमेंट में हमें ये भी बताना पड़ेगा कि जो परफॉर्मेंस मिली हमें आफ्टर रिलीज़ ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट वो सेम थी कि नहीं जैसे हमने रिलीज स्पेसिफिकेशन में स्पेसिफाई की थी। तो रिलीज डिस्क्रिप्शन में वो सारी इन्फॉर्मेशन रहती है जो आफ्टर रिलीज ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हमें पता चलती हैं। स्टेटस असेसमेंट, इट प्रोवाइड्स पीरियोडिक स्नैपशॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट स्टेटस इंक्लूडिंग द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर्स, रिस्क असेसमेंट, क्वालिटी इंडिकेटर एंड मैनेजमेंट इंडिकेटर्स। तो स्टेटस असेसमेंट में क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो थ्रू आउट दी
प्रोसेस लाइफ साइकिल वर्क करते हैं। तो इस स्टेटस असेसमेंट में पीरियोडिकली यानी जैसे वीकली या आफ्टर 2 डेज़ क्या स्टेटस है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का, वो इन्फॉर्मेशन जो है पीरियोडिकली स्टोर की जाती है, जिसमें सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर ने क्या रिस्क असेसमेंट किए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी रखी जाती है, क्या क्वालिटी इंडिकेटर्स हैं कि किस क्वालिटी का सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मिल रहा है, और क्या मैनेजमेंट इंडिकेटर्स हैं, क्लाइंट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। सॉफ्टवेयर चेंज ऑर्डर डेटाबेस, द चेंज फ्रीडम कैन इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोजेक्ट कंटेंट्स, क्वालिटी एंड नंबर ऑफ इटरेशंस दैट ए प्रोजेक्ट कैन अचीव विद इन ए गिवन शेड्यूल। तो अगर हम कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं और उसमें चेंजेस की फैसिलिटी है कि हम ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अगर हम कोई चेंजेस कर सकते हैं तो उससे बेनिफिट क्या होगा, प्रोजेक्ट जो डेवलपर्स हैं वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के कंटेंट्स में भी चेंज कर पाएंगे और हो सकता है कि हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल जाए, और नंबर ऑफ इटरेशंस में भी अगर वो चेंजेस करना चाहते हैं कि जिससे जो प्रोडक्ट है वो अपने गिवन शेड्यूल में डेवलप हो जाए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कि क्या क्या चेंजेस जो हैं परफॉर्म किए गए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन को इस सॉफ्टवेयर चेंज ऑर्डर डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। जनरली चेंज फ्रीडम इज़ अचीव थ्रू प्रोसेस ऑटोमेशन, और इस चेंज अगर आप चेंज फ्रीडम चाहते हो तो ये हमें तभी पॉसिबल है जब हम प्रोसेस को ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर रहे होंगे। सॉफ्टवेयर चेंज ऑर्डर डेटाबेस कंटेन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ डिस्क्रीट बेसलाइन चेंजेस। तो यहाँ पर इस आर्टिफैक्ट्स में वो सारे डिस्क्रिप्शन कंटेन रहते हैं, इंक्लूडेड रहते हैं, जो बताते हैं कि क्या गिवन बेसलाइन में चेंजेस किए गए हैं।